उनकी जिंदगी में छप्पर फाड़ के सफलता तभी मिलती है जब वे गरीबी और संकट के दौर से गुजर रहे होते हैं। जॉन बनियान को जब धन पर अपनी राय रखने के लिए जेल मिला था, उसी के बाद ही उन्होंने द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस पुस्तक लिखी थी। प्रेम में असफलता के बाद कई लोग नशे में डूबने लगते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। यह इसलिए कि अधिकतर लोगों ने कभी यह सीखने की कोशिश नहीं की कि सबसे मजबूत भावनाओं को किसी रचनात्मक स्वभाव में कैसे तब्दील किया जाता है। हेलन केलर जन्म से ही गूंगी, बहरी और अंधी थी। अपने इस दुर्भाग्य के बावजूद उनका नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा हुआ है। उनकी संपूर्ण जिंदगी इस बात का प्रतीक है कि किसी भी व्यक्ति की हार तब तक नहीं होती जब तक वह उसे स्वीकार नहीं कर लेता। रॉबर्ट बर्न्स एक अनपढ़ व्यक्ति थे। उनका बचपन गरीबी में बीता और बड़े होते ही उन्हें शराब की लत भी लग गई थी। पर प्रकृति ने उनके लिए कुछ बेहतर लिखा था। उन्होंने अपने सुंदर विचारों से कविताओं में समा बांधा था। उनका कविताएं लिखने का उद्देश्य दुनिया में बुराइयां हटाकर अच्छाइयां फैलाना था। फिल्मों में अत्यधिक सफलता भी उन्होंने नए लक्ष्य बनाने से नहीं रोक सकी। उन्होंने अपने लिए नए लक्ष्य तय किए और व्यापार करने की ओर बढ़ निकले। उन्होंने अपना पैसा अचल संपत्ति में लगाया, एक रेस्टोरेंट की श्रृंखला की शुरुआत की जिसने उन्हें अरबपतियों की सूची में ला खड़ा कर दिया। उन्हें जो भी लक्ष्य तय किया वह सोना बन गया। वह सफल होते चले गए। फिर उन्होंने समाज की मदद करनी चाहिए, जिस कारण वह देश के कई दूर दराज इलाकों में गए, छोटे शहरों में गए और वहां पर उन्होंने बच्चों और नौजवानों को हिंसा और अपराध को त्याग कर नशीले पदार्थों और गुंडागर्दी को न कहकर शिक्षित बनने की आवाज उठाई। उन्होंने कई संगठनों में सक्रिय नेता की भूमिका निभाई जिससे लोग शारीरिक फिटनेस पर ध्यान दे सके। बुकर टी वॉशिंगटन की का जन्म गुलामी में हुआ। वह जाति और रंग से अछूते थे। वह सहिष्णु, सभी तरह के विषयों में खुले विचार वालों को एक सपने दिखाने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने सभी तरह की जातियों में अपनी अच्छी छवि बना ली थी। बीथोवन बहरे थे, मिलिंगटन अंधे, परंतु जब तक वह दुनिया रहेगी उनका नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में ऐसे ही लिए जाते रहेंगे क्योंकि उन्होंने अपने सपने देखे और उन्हें साकार किए। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर एक अन्य व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने सपनों का साकार किया। उन्हें दुनिया ने पहली बार दुनिया तब जाना जब बेहतरीन भारोत्तोलक को मिस्टर यूनिवर्स का खिताब दिया गया। पर श्वार्ज़नेगर सिर्फ एक मस्कुलर व्यक्ति नहीं थे, उनकी जिंदगी में सपने और लक्ष्य थे। अपने सपने साकार करके वे एक धनी व्यापारी, सबसे अधिक मान्यता देने वाले फिल्म अभिनेता और कैलिफोर्निया के राज्यपाल बन गए। उनका जन्म ऑस्टिन में हुआ और बचपन भी वहीं गुजरा। बचपन से ही उन्हें भारोत्तोलन की ट्रेनिंग प्रारंभ कर दी थी। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने बॉडी बिल्डिंग की पहली प्रतियोगिता जीती। उसके बाद 5 बार लगातार मिस्टर यूनिवर्स बनने का खिताब भी उनके नाम ही है। फिर वे यूनाइटेड स्टेट्स विस्थापित हो गए और वहां पर ही ऐसी ही प्रतियोगिताएं जीतते रहे। हालांकि उन्होंने एक बड़ी बॉडी बिल्डिंग में क्षेत्र में वह सब कुछ हासिल कर लिया था जो किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त करना मुश्किल है। उन्हें अब इस क्षेत्र में कोई चुनौती नहीं दिखी, इसलिए उन्होंने अपनी प्रतिभा को अन्य क्षेत्रों में भी आजमाने के बारे में विचार किया। उनकी शारीरिक गठन की ट्रेनिंग में उन्हें यह सिखा दिया गया कि आम जनमानस को इन सब की जानकारी नहीं है और ये जानकारी सभी से साझी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने एक अंतकथा आर्नोल्ड द एजुकेशन ऑफ अ बॉडी बिल्डर लिखी जो बेस्ट सेलर साबित हुई। फिर उन्होंने महिलाओं के लिए एक किताब लिखी जिससे वे अलग तरह के अभ्यास से अपने शरीर को गठित कर सके। इस किताब ने उन्हें एक व्यापार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एक कंपनी खोली जो बॉडी बिल्डिंग के आयोजन करती थी। इस व्यापार ने उनके लिए व्यवसाय क्षेत्र में सफलता के रास्ते खोल दिए। उनका अगला लक्ष्य के बड़ा फिल्म स्टार बनना था। हालांकि उन्होंने फिल्म करियर की शुरुआत तभी कर दी थी जब वह बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में थे। छोटे छोटे रोल करने के बाद उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति तब काम आई जब वह उन्हें कॉनन थे बारबेरियन फिल्म में एक मुख्य रोल मिल गया। इस फिल्म श्रृंखला ने उन्हें हॉलीवुड का सबसे अधिक मेहनताना वसूलने वाला नायक बना दिया। सन 2003 में श्वार्ज़नेगर राजनीति में आए, उन्हें कैलिफोर्निया का राज्यपाल चुन लिया गया। आप श्वार्ज़नेगर की जिंदगी में से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपकी जिंदगी सिर्फ एक ही क्षेत्र के लिए सीमित नहीं है। श्वार्ज़नेगर ने भी अपने जीवन सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में ही झोंक दिया होता तो भी वह काफी सफल हो जाते। पर उसने इससे कहीं ज्यादा का सपना देखा। उसने ऊंचे लक्ष्य निर्धारित किए जिनमें चुनौतियां थी और उन्हें हासिल कर लिया। उसने अपनी पिछली सफलताओं से शिक्षा ले बेकार नहीं जाने दी और उसका हर क्षेत्र में उपयोग किया। श्वार्ज़नेगर की तरह आप अपने आलोचकों से डरिए मत।
आलोचना से अपनी पहली फिल्म से उसकी कड़ी निंदा की थी, परंतु उसने हार नहीं मानी और अपना कार्य जारी रखा। इसी दृढ़ता ने उसे हॉलीवुड के सबसे अधिक मेहनताना वाले अभिनेताओं में शामिल कर दिया। अगले अध्याय में बढ़ने से पहले आप उम्मीद, विश्वास, साहस और सहिष्णुता की शक्ति को मन में पूरी तरह से बैठा लीजिए। अगर आपके पास यह मनस्थिति और इन सिद्धांतों के काम करने के नियम ढंग से पता है तथा उन्हें इन्हें अमल कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए आप यह सब हासिल करने के लिए तैयार हैं जो आप चाहते हैं। सिर्फ किसी वस्तु की इच्छा रखने और उसे हासिल करने के लिए तैयार होने में फर्क होता है। किसी भी व्यक्ति का मन उस वस्तु को तब तक हासिल करने के लिए तैयार नहीं होता जब तक उसकी मन पूरी तरह से यह विश्वास न कर ले कि वह वस्तु मिल चुकी है। यह मनस्थिति विश्वास की होती है, न सिर्फ उम्मीद और इच्छा की। इस तरह का विश्वास पाने के लिए आपका मन पूर्ण रूप से पूर्वाग्रह मुक्त होना चाहिए। पूर्वाग्रह होने पर आप इच्छा, साहस और विश्वास जगा नहीं सकते। गरीबी, कंजूसी, इन सबको हासिल करने से अधिक प्रयास खुशियां और समृद्धि को हासिल करने के लिए नहीं करना पड़ता। एक महान कवि ने अपनी कविता में सही कहा है, मैंने धन के लिए जीवन में सौदेबाजी की और जिंदगी आपको उससे अधिक नहीं देगी। मैंने शाम को भीख मांगा, फिर पास पर्याप्त कुछ सिक्कों को गिनने बैठ गया। जीवन एबीएस को एक नियोक्ता है। वह आपको वह देता है जो आप मांगते हो, पर एक बार आपने औकात नाप ली, उसके बदले आपको बहुत काम करना पड़ेगा। मैंने एक नौकर भाड़े पर लिया, सिर्फ यह जानने के लिए कि वह कितना निराश है। मुझे पता चला कि मैंने ईश्वर से कुछ भी मांगा होता, उसने सब राजी खुशी से भुगतान कर दिया होता। मेरी के ऐश, जो मेरी के कॉस्मेटिक का संस्थापक है, उसने अपनी और विश्व भर में अपनी कंपनी के काम करने वाले, जिनकी अब 25,000 की संख्या है, कंसल्टेंट्स की सफलता का राज आत्मविश्वास बताया। उनका यह करियर साल पहले आरंभ हुआ जब उन्होंने स्टैनली होम प्रोडक्ट्स में काम करना शुरू किया। उन्होंने कई बार इस बात को स्वीकार किया कि आपने अपने इस काम के प्रथम वर्ष में वह सफल नहीं हो पाई थी और इस काम को छोड़ देना चाहती थी, पर उनकी सोच तब बदली जब उनके स्टैनले सेल्स का सेमिनार में भाग लिया। उन्होंने बताया कि वह उस वर्ष कंपनी की प्रतियोगिता में खूबसूरत, लंबी और सफल महिला को रानी के खिताब से नवाजा जाना था और उस वर्ष उस महिला को वह खिताब मिला जिसकी उस किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मैंने निर्णय लिया कि मैं स्टेज पर जाऊंगी और अध्यक्ष से बात करूंगी और उन्हें अगले वर्ष रानी का यह खिताब जीतने का इरादा बताऊंगी। श्रीमान बेवरेज मुझ पर हंसे नहीं, बल्कि उन्होंने मेरी आंखों की तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है कि तुम जीत सकती हो। इन शब्दों ने मेरी पूरी जिंदगी में जान डाल दी और अगले वर्ष मुझे रानी का खिताब दिया गया। मैरी के इस बात को बताया कि सफलता हासिल करने का पहला कदम यह है कि आप खुद पर विश्वास रखें कि आप योग्य हैं और आप उस सफलता का असली हकदार हैं। उसने अपने एक लेख में कामयाबी हासिल करने के लिए कुछ कदमों का अभ्यास करने के लिए बताया। वह 4 कदम निम्न है। खुद को सफल व्यक्ति के रूप में महसूस कीजिए। हमेशा खुद को सफल व्यक्ति के रूप में देखें। उस व्यक्ति को सोचें जिससे आप बनाना चाहते हैं। हर दिन कुछ अकेले बिताइए। आराम से स्थिर होकर बैठ जाइए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपनी चाहत और लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। अपने आप को एक नए वातावरण में देखिए जिसकी आप कल्पना करते हैं। खुद को योग्य समझिए और आत्मविश्वास से ओतप्रोत हो जाइए। पिछली सफलताओं को याद कीजिए। हर कामयाबी, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, वह सिद्ध करती है कि आप योग्य हैं और सफल हो सकते हैं। पिछले सफलताओं को सेलिब्रेट कीजिए और जब भी आप निराश हो, उन कामयाबी को याद कीजिए। लक्ष्य निर्धारित करें। साफ तौर पर यह तय कर लें कि आपको क्या चाहिए। इस बात से हमेशा चौकन्ना रहिए और अपने लक्ष्य से कभी भ्रमित न होइए। जिंदगी के सभी के लिए सकारात्मक रवैये रखें। खुद को सकारात्मक चित्र बनाएं। अपनी जिंदगी, कार्य और निर्णय सभी में विश्वास रखें और सकारात्मक रहें। इच्छा शक्ति से प्राकृतिक नियमों पर भी विजय हासिल की जा सकती है। अब मैं आपके ऐसे पुरुष का असामान्य कहानी बताने जा रही हूँ जिससे चमत्कारिक पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा। जिसे मैंने जन्म लेने के कुछ मिनट बाद देखा था। उसके कान नहीं थे। पहले तो डॉक्टरों ने कुछ भी बताने से मना किया, पर जब उन पर दबाव डाला गया तो बताया कि शायद ये बच्चा कभी बोल और सुन नहीं सकता। मैं डॉक्टर के विचार से सहमत नहीं था और मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मैं उस बच्चे का पिता हूँ। मैंने मन ही मन डॉक्टर के विचार को चुनौती दी और खुद एक निर्णय ले बैठा कि ईश्वर बिना कान के मेरे बच्चे को इस दुनिया में भेज सकता है, पर वह उससे पूरी जिंदगी इस तरह यातनापूर्ण जीने के लिए विवश नहीं कर सकता। मैंने ये सोच लिया कि मेरा बेटा सुनेगा भी और बोलेगा भी। वह मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे होगा, पर मैं इस बात पर जरूर विश्वास करता था कि जहाँ चाह है वहां राह है। मुझे
महान एमर्सन की बात याद आई। दुनिया की हर वस्तु सिर्फ एक ही बात सिखाती है, वह है विश्वास। हमें सिर्फ विश्वास करके प्रकृति के नियमों का पालन करना है। यह हम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। कभी आंख बंद करने करके आवाज सुनिए, प्रकृति आपको रास्ता जरूर दिखाएगी। यह रास्ता सिर्फ एक ही है था, इच्छा शक्ति। मैंने अपने अंदर यह इच्छा शक्ति जगा ली थी कि मेरा बेटा सारी जिंदगी गूंगा और बहरा तो नहीं रह सकता। मैंने उस इच्छा शक्ति को कभी अपने मन से जाने नहीं दिया, यहाँ तक कि एक पल के लिए भी नहीं। कुछ वर्षों पहले मैंने लिखा भी था, हमारी सबसे बड़ी रुकावट हमारे मन में पड़े विचार हैं। अगले ही पल मैंने बिस्तर पर लेटे हुए अपने नवजात शिशु को देखा और यह सोचा कि अगर यह सब सही है तो यह मेरा बेटा बिना कानों के भी सुन सकता है। मैंने प्रण कर लिया कि अपने बच्चे के मन में कभी यह बात नहीं आने दूंगा कि वह सुन और बोल नहीं सकता। उसके लिए चाहे मुझे भी जो भी करना पड़े। मैंने यह प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अपने बेटे के मन में बोलने और सुनने की अपनी मजबूत चाहत की बीज रोप दूंगा, और यह जरूर है एक दिन किसी उपकरण के सुनने और बोलने लगेगा। जब किसी जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ कि वह मेरे साथ सहयोग कर सके, मैंने अपने मजबूत इच्छा शक्ति को भी उसके अंदर जगाने की कोशिश करने लगा ताकि वह चाहत सत्य के रूप में हमारे सामने आ सके। मैं हर रोज उसके कान के पास यह सब बोलता ताकि मेरे बेटे का मन तनिक भी यह स्वीकार न कर सके कि वह सुन नहीं सकता। जैसे ही वह थोड़ा और बड़ा हुआ, वह आसपास की वस्तुओं पर ध्यान देने लगा। हमने यह महसूस किया कि बेशक बहुत कम हो, पर बच्चे को हल्का सा सुनाई तो देता था। जिस उम्र में बच्चे बोलने लगते हैं, वह बोला तो नहीं पर पता था, पर वह कुछ आवाजों को जरूर लेता था। बस हमें यही चाहिए था। मुझे विश्वास हो गया कि मेरा यह तरीका काम कर गया है। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे उत्साहित कर दिया, अचंभित कर दिया एवं आशा से भर दिया। ऐसा कुछ उस साधन से हुआ जिससे हमने कभी उम्मीद नहीं किया था। हम एक टेप रिकॉर्डर लाए थे। जब उस बच्चे ने एक गाना सुना तो वह उत्साहित हो गया और गाने को सुनकर वह प्रतिक्रिया देने लगा। वह कुछ तरह के गांव में उत्साह दिखाने लगा था। उसमें एक गाना था। एक बात तो वह एक गाना चलाकर 2 घंटे तक बड़े खड़े खड़े सुनता रहा। हमें तब तक इस बात का पता नहीं चला कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब तक हमने आवाज की अस्थि चालन सिद्धांत के बारे में जानकारी नहीं थी। जब वह टेप रिकॉर्ड पर प्रतिक्रिया देने लगा, मुझे यह मालूम पड़ा कि तब मैं उसके कान के पास या फिर दिमाग के पास जाकर कुछ बोलता हूँ तो उसे समझ आता है। मैंने अपने मजबूत इच्छा शक्ति को इसी माध्यम से उसके अंदर जगाता था, पर अभी तक जो परिणाम निकाला था वह उतना उत्साहित करने वाला नहीं था। फिर भी मेरी इच्छा शक्ति ने मेरे विश्वास का साथ दिया और ऐसी किसी भी नकारात्मक बात को मन में आने से पहले ही निकाल फेंका। मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा का फल यह था कि मेरा बच्चा मेरी आवाज को ठीक ठाक सुनने लगा था। मैं उसके मन में यह भरने से कभी नहीं चूकता था कि वह बोल और सुन सकता है। मैंने यह अनुभव किया कि जो बच्चों को दादा दादी नानी की कहानी सुनना अच्छा लगता है, वह ऑफिस जाता है। मैं ऑफिस जाता, वहां पर उसके लिए कहानी लिखता और रात में सुनाता। साथ ही साथ उसके मन में यह भी भरता कि वह बिल्कुल ठीक है और सुन एवं बोल सकता है। एक कहानी जब मैं सुनाता हूँ तो उसको हर एक अलग तरीके से सुनाता हूँ, उसे अलग रंगों से भर देता हूँ। उसका उद्देश्य उसके मन में यह भरना था कि उसका यह शारीरिक दोष कोई कमी नहीं है, बल्कि यह उसके जीवन की एक बड़ी संपत्ति बनेगी। गीता में भी लिखा है, कुछ अवसाद अच्छे के लिए होते हैं, और मैंने ऐसी फिलॉसफी को आजमाया भी है। और मुझे ठीक तरह से पता है कि हर कमी अपने साथ उतनी ही अच्छाइयां भी लिए होती हैं। मुझे थोड़ा सा अंदाजा था इस कमी को किस तरह से संपत्ति के रूप में बदलनी है, और मैं हर रोज उस कहानियों से पिरोकर उसके मन में यह भरने की कोशिश करता था कि उसकी यह विकलांगता को दुनिया के बड़े काम आ सकती है। मुझे ये बताया गया कि उसके कानों में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे सुना जा सके। इससे पहले कि मैं निराश होता, मेरी इच्छा शक्ति ने मेरे विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। मैंने अपने बेटे के अंदर भी यह विश्वास जगा दिया। सबसे खास बात यह उसकी अब यह थी कि मुझसे प्रश्न नहीं करता था और हर बात को मान लेता था। मैंने हर समय हर तरह से उसके मन में यह बात भर दी कि उसे अपने भाई से अधिक अच्छे परिणाम मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर यह बच्चा सभी अध्यापकों के लिए विशेष था, इसलिए उस पर अधिक ध्यान देना लाजमी था। उसकी माँ ने उन अध्यापकों से मिलकर यह समझा दिया था कि उससे अधिक ध्यान दिया जाए। जब वह इतना बड़ा हो गया कि वह समाचार पत्र वितरण कर सके, तो मैंने उसे समझाना शुरू कर दिया कि वह उसका बड़ा भाई बाजार में समाचार पत्र बेचता था, से अधिक पैसे कमा सकता है क्योंकि वह अपने भाई से अधिक बुद्धिमान और मेहनती है। हमने यह गौर किया कि जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था, उसकी सुनने की क्षमता बढ़ रही थी। दूसरी तरफ
उसके मन में अपनी कमी को लेकर ध्यान देने की आदत कतई नहीं थी। जब वह 7 वर्ष का हुआ तब उसने पहली बार हमारी मेहनत का को सफल सिद्ध किया। कुछ महीने तक उसने अपनी माँ से बाहर बाजार में समाचार पत्र बेचने की अनुमति मांगी, पर उसकी माँ उसके बहरेपन की वजह से डरी हुई थी। एक माँ की तरह उनकी भी चिंता वाजिब थी कि कहीं उसे कुछ सुनाई न दे और कोई दुर्घटना हो बैठे। फिर एक दिन अचानक वह मौका देखकर रसोई की खिड़की से कूदकर बाजार भाग गया। उसने एक मोची से उसने 6 सेंट लिए और उससे समाचार पत्र खरीदे, फिर बेच दिया। एक बार जब वह समाचार पत्र बेच चुका था तो उसने फिर से खरीदा और बेचा। यह उसने तब तक किया जब तक कि शाम नहीं हो गई। फिर उसने वापस आते समय मोची को उसके 6 सेंट वापस कर दिए। अंत में उसने पाया कि आज उसने सेंट कमाए। अब जब हम लोग घर पहुंचे तो वह अपने कमरे में बिस्तर में सो रहा था। उसने अपनी मुट्ठी से सारे पैसे दबा रखे थे। उसकी माँ ने मुट्ठी खोले तो सिक्के एकदम से गिर पड़े। वह अपने बेटे की पहली कमाई से भावुक होकर रोने लगी, जबकि मेरी प्रतिक्रिया विपरीत थी। मैं दिल खोलकर हंसा कि उसके मन में मेरा रोपा गया बीज एक आकार ले चुका था। उसकी माँ सोच रही थी कि उसका बेटा ढंग से मन सुन नहीं सकता, कहीं पैसा कमाने के चक्कर में रास्ते में बेटे के साथ कोई दुर्घटना हो जाती तो। मैंने देखा एक बहादुर महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर व्यापारी को देखा, जिसे अपने ऊपर पूर्णतया विश्वास है। उसने कदम उठाया और वह जीत गया। उसके काम ने मुझे बहुत खुशियां दे दी, क्योंकि मुझे पता लग गया था जो मैंने उसके मन में रोपा है वह उसके लिए पूरी जिंदगी रहने वाला है। बाद में उसने यही इसे सही भी सिद्ध किया। जब उसे पाने बड़े भाई से कुछ चाहिए तो वह जमीन पर लेट जाता, पैर मारने लगता और रोने लगता और उस वस्तु को हासिल कर लेता। जब उसका हल्का बहरा बच्चा को कुछ चाहिए होता तो पहले वह पैसा कमाता और उससे वह खरीद लेता। आज भी वही आज भी उसकी यही आदत है। मेरे बच्चे ने मुझे यह पाठ पढ़ाया कि एक विकलांग व्यक्ति अपने सामने पड़े पत्थरों को एक रुकावट के रूप में न लेकर उसे सीढ़ियां बनाकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। वह छोटा बहरा बच्चा हाई स्कूल और ग्रेजुएशन तक पहुंच गया, जबकि उसे तब तक नहीं सुनाई देता था जब उसके अध्यापक उसके पास आकर जोर से न बोले। हमने उसे गूंगे बहरों के विद्यालय नहीं भेजा। हम नहीं चाहते थे कि वह सांकेतिक भाषा सीखे। हम चाहते थे कि वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपनी जिंदगी गुजारे, और उसके लिए हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं थे। यह उतना आसानी से नहीं हुआ, बल्कि हमें विद्यालय के लोगों से इस मामले में काफी बहस भी करनी पड़ी। जब यह 10वीं कक्षा में था तब उसने एक कानों में अच्छे से सुनाई देने के लिए एक मशीन लगाई, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जब वह 6 साल का था तो शिकागो में रहने वाले डॉक्टर जे जॉर्डन विल्सन ने बच्चे के एक सर से एक भाग का ऑपरेशन किया था। उसने पाया कि उसके कान में ऐसी कोई भी प्राकृतिक अंग नहीं है जिससे सुना जा सके। अपने कॉलेज के अंतिम दिनों में ऑपरेशन के 18 वर्ष बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट दे दिया। उसने एक ऐसी विद्युतीय मशीन मिल गई जिसे सुनाई देने में आसानी हो, जो उसके ट्रायल के लिए मंगाई थी। उसे अपने उसे उस मशीन प्रयोग करने में उतनी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसे ऐसे एक मशीन का प्रयोग करने की कोशिश की थी पर सफल न हो पाया था। अंततः हमें उस यंत्र को उठाया और यूं ही कान में लगा लिया। ये क्या, एक सामने व्यक्ति की तरह आवाज सुनने की चाहत सच हो गई। उसने पहली बार इस तरह से आवाज सुनी थी जिस तरह से कोई भी सामान्य व्यक्ति सुनता है। ईश्वर अपने अजूबे बड़े रहस्यमय तरीके से करता है। वह आज बहुत प्रसन्न था। उस मशीन से उसकी दुनिया ही बदल कर रख दी थी। तुरंत वो अपनी मम्मी को फोन उठाने के लिए दौड़ पड़ता और बड़े आराम से उस दिन उसने पहली बार ठीक से अपनी मम्मी की आवाज सुनी। अगले दिन उसने पहली बार अपने प्रोफेसरों की ढंग से आवाज सुनी, पहली बार रेडियो सुना और पहली बार सिनेमा भी सुन पड़ा। जिंदगी पहली बार लोगों से सामान्य पूर्वक बात सुन सकता था। दूसरे व्यक्तियों को जोर से नहीं बोलना पड़ता था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह दूसरी दुनिया में आ गया हो। हमने प्राकृतिक गलती को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से अस्वीकार कर दिया था। उस दुनिया में उपलब्ध एकमात्र अभ्यास में से हमने प्रकृति को अपनी गलती सुधारने के लिए मजबूर कर दिया था। इच्छा शक्ति ने अपना काम कर दिया था। यह काम अभी पूर्ण नहीं हुआ था। अभी भी लड़के को इस विकलांगता को एक संपत्ति में बदलना बाकी था। यह चमत्कार उसके लिए बस उतनी ही बड़ी बात थी जितनी कि उसकी आवाज की दुनिया बदल गई थी। वह इसी में खुश था। एक दिन उसने इस यंत्र का निर्माता को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने अपने अब अनुभव समझा किए थे।
साझा किए थे। फिर उसने कुछ लिखा शायद कि जो रेखा ही नहीं थी बल्कि उन रेखाओं के बीच में लिखा था। इस कारण उसे न्यूयॉर्क के उस कंपनी के बुलावा भी आ गया। जब वह उस कंपनी के मुख्य अभियंता से अपनी बदलती हुई दुनिया के बारे में बात कर रहा था तो उसके दिमाग में एक विचार, एक प्रेरणा, आप जो भी नाम देना चाहें दे, अगर उस उभर आई जिससे उसकी कमजोरी को एक ताकत में बदल दी। उसे पैसे भी मिलने लगे और खुशियां भी आ गई। इस विचार का पूरा गांठ जोड़ यह था, उसने उन लाखों बहरों लोगों की मदद करने की ठानी जो पूरी जिंदगी बहरे बनकर ही काट देते हैं और इन यंत्रों का उपयोग के बारे में जानते नहीं है। उसने सोचा अगर उन्हें इन यंत्रों के बारे में पता चल जाए तो उनकी जिंदगी भी बदल सकती है। उसने अपनी बदली हुई जिंदगी के बारे में बताने की ठानी। वह तभी उस निर्णय पर पहुंच गया जब अब वह पूरी जिंदगी उन लोगों की मदद करने के लिए समर्पित कर देगा। उसने तुरंत कंपनी के मार्केटिंग सिस्टम की जानकारी ली और फिर उसने यह खोजने की कोशिश की कि किस तरह से ऊंचा सुनने वाले व्यक्तियों से बात की जाए और उन तक इन नई खोजी विधियों द्वारा पहुंचा जाए। जब उसने अपनी प्लान बना लिया तो उसे प्रेजेंटेशन देने के लिए कंपनी में बुलाया गया। प्रेजेंटेशन प्लान देते वक्त ही उसे 2 वर्ष का अपना एम्बिशन के आगे बढ़ने के लिए अनुबंधित कर लिया गया। जब वो ऑफिस जा रहा था तो उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव झलक रहे थे। झलके भी क्यों ना, वह उन हजारों लोगों की जिंदगी संवारने जा रहा था जो थोड़ा बहुत अपना सपना पूरा करने भी। जैसे ही वह इस हायरिंग एंड बनाने वाली कंपनी से जुड़ गया, उसने तुरंत बाद ही उसने उस कंपनी को गूंगे और बहरे लोगों के लिए लेक्चर सुनने के लिए बुलाया। इस लेक्चर का उद्देश्य था कि गूंगे और बहरे व्यक्तियों को सिखाया जा सके किसी कैसे आसानी से बोला व सुना जा सकता है। इससे पहले मैंने उस तरह की शिक्षा के बारे में कभी सुना नहीं था, फिर भी संशय और इस बात की उम्मीद करता हुआ मैं वहां पहुंच गया कि मेरा वक्त बर्बाद नहीं होगा। मैंने वहां पहुंचकर पाया कि जो चाहत मैंने अपने बेटे में पैदा की थी उसकी वजह से उसके अंदर उन बहरे लोगों के लिए बहुत कुछ कर गुजरने की लक्ष्य था। मैंने उन वहां पर यह पाया कि उस जिस सिद्धांत का मैं पिछले 20 वर्षों से प्रयोग कर रहा था उसी के माध्यम से वहां गूंगे और बहरे लोगों को उनके जीवन से आगे निकलने की सलाह दी जा रही थी। अपनी जिंदगी के बदलने के बाद से ही मेरा बेटा ब्लेयर और मैं दोनों लोग उन गूंगे बहनों के लिए लोग लग पड़े। इसमें निश्चित ही कोई संदेह नहीं था कि हम अगर ब्लेयर की माँ और मैंने उसके दिमाग को आकर देने की कोशिश न की होती तो वह जीवन भर गूंगा और बहरा बना रहता। जब ब्लेयर एक बड़ा हो गया था तब डॉक्टर एरविन वुरहिस जो इन सब मामलों के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे, वे मेरे बेटे को ढंग से निरीक्षण करने के बाद बहुत अचंभित हुए कि यह कैसे सुन और बोल सकता है जबकि सैद्धांतिक रूप से उसकी सुनाई देना ही नहीं चाहिए था। एक्सरे चित्र में भी कोई द्वार नहीं था दे रहा था जिससे आवाज मस्तिष्क तक पहुंच सके। वह इस बात को अचंभित थे कि वह सुन कैसे पा रहा है। जब मैंने अपने बेटे से इच्छा शक्ति के वे बीज बोए थे जो वह बोल और सुन सकता है, अपनी जिंदगी के एक सामान्य इंसान की तरह जी सकता है, तब प्रकृति ने कुछ ऐसा किया जिससे बाहरी दुनिया और उसके मस्तिष्क के बीच एक पल का निर्माण हो सके और वह सुनने के काबिल बन सके। इस बात का पता बड़े बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर भी नहीं लगा पा रहे थे। यह मेरे लिए भी ईश्वर के किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैं अगर इस बात को पूरी दुनिया के साथ न साझा करता तो शायद मैं कभी खुद को माफ न कर पाता। इस अनुभव को आप सभी से साझा करके मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मान रहा हूँ। यह सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ। मुझे कुछ इस बात का विश्वास था क्योंकि इसका भी एक कारण था कि मुझे पता अगर आपके अंदर कोई चाहत हो और उसमें विश्वास हो जाए तो यह इच्छा शक्ति आपको कुछ भी हासिल करा सकती है। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि मैंने एक मजबूत इच्छा शक्ति से किसी भी चीज की वास्तविकता में जन्म दे सकते हैं। ब्लेयर ने खुद को एक आम इंसान की तरह सुनने का सपना देखा और उसने यह हासिल कर लिया। उसका जन्म एक अपंग बच्चे की तरह हुआ था जो इस बात के लिए काफी था बिना किसी चाहत के वह सड़कों पर पेन या कप बेचता नजर आए। अब वही विकलांग बच्चा कई लाखों की मदद कर रहा था जिन्हें ऊंचा सुनाई देता है। यह सिर्फ मदद करना ही नहीं बल्कि उसे रोजगार भी मिल गया था।
जिस वजह से वह आराम पूर्वक पूरी जिंदगी व्यतीत कर सकता था। जो सफेद झूठ में बचपन में उसके मस्तिष्क में भरने की कोशिश कर रहा था कि वह अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल सकता है, उसने इस बात को सच सिद्ध कर दिया। दुनिया में ऐसा कुछ भी सही या गलत नहीं है जैसे जिसे मजबूत इच्छा शक्ति और विश्वास के द्वारा वास्तविकता में बदल नहीं दिया जा सके। यह हर किसी पर समान रूप से लागू होता है। यह मेरा सौभाग्य था कि मैं इच्छा शक्ति को अपने बेटे की कमी को सुधारने के लिए प्रयोग किया। इससे एक अच्छा शायद ही किसी को इतना नजदीक इस सिद्धांत को प्रयोग करने का मौका मिले। अगर प्रकृति इस इच्छा शक्ति से के सामने झुक सकती है, तो किसी व्यक्ति या इंसान को की क्या औकात कि वह इस इच्छा शक्ति के सामने समर्पण न करे। यही मस्तिष्क की शक्ति की विशेषता है। हमें यह नहीं पता कि हम कैसे काम करता है। हर व्यक्ति, हर जगह, हर वस्तु के लिए यह सिद्धांत बिल्कुल अलग तरह से काम करता है। शायद इस बात को विज्ञान सिद्ध कर सके। मैंने अपने बच्चे को मन में वह बीज बोए जिससे वह सुन और बोल सके, और यह वास्तविकता में उसने सिद्ध कर दिया। मैंने अपने बेटे के मन में यह सुझाव दिया जैसे वह अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना सकता है, और उससे भी ऐसा कर दिखाया। ऐसे परिणाम किस तरह से आए, इसकी कार्य प्रणाली बतानी कोई कठिन काम नहीं है। इस कार्य प्रणाली में तीन बातें हैं। पहले कि मैंने विश्वास किया अपनी इस इच्छा पर यह कि यह सामान्य रूप से सुन सकता है जो मैंने अपने बेटे को बताई। दूसरा कि मैंने हर उस उपलब्ध तरीके से अपनी बात को दृढ़ता पूर्वक लगातार प्रयास से उस एक तक पहुंचाई। तीसरा महत्वपूर्ण, उसने मुझ पर विश्वास किया। कई वर्षों बाद मेरे साथ काम करने वाला एक सहयोगी बीमार पड़ गए। उनकी हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही थी। अंत में उन्हें अस्पताल में ऑपरेशन करने के लिए भर्ती कराया गया। जब वे ऑपरेशन थिएटर की तरफ पहियों वाली पलंग पर लेट कर जा रहे थे, तब मैंने उनकी ओर देखा और वह सोच में डूब गया कि इतने दुबले पतले और कमजोर व्यक्ति का ऑपरेशन कैसे हो सकता है। क्या ये ऑपरेशन सफल भी हो पाएगा या नहीं। डॉक्टर ने भी हमें यह चेतावनी दे दी थी कि उनका बचकर वापस आने की बहुत कम उम्मीदें हैं। पर वह डॉक्टर की राय थी, यह मरीज की राय कतई नहीं थी। फर्क इससे नहीं पड़ता कि डॉक्टर क्या सोच रहा है, यहाँ पर फर्क इससे पड़ेगा कि मरीज क्या सोच रहा है। उसने जाते हुए मुझसे कहा, मित्र चिंता मत करो, जल्द ही मैं वापस आऊंगा और आपके साथ काम पर लगूंगा। नर्स ने मेरी तरफ दया भरी नजरों से देखा, परंतु वह मरीज ऑपरेशन के बाद सफलतापूर्वक ठीक होकर आ गया। सब कुछ सही होने के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया, इस उसकी जीने की चाहत ने उसे बचा लिया। अगर उसकी इच्छा शक्ति ने मौत को मना न किया होता तो शायद वह बचकर वापस न लौट पाता। मैं इच्छा शक्ति में विश्वास करता हूँ। मैंने गरीबी में उठते हुए लोगों को सैकड़ों असफलताओं के बाद सफलता की बुलंदियों छूते देखी है। लोगों को मैंने अपने विकलांग बेटे को एक सामान्य और सफल जिंदगी जीते हुए भी देखा है, जबकि जन्म लेते ही प्रकृति ने उसे कान दिए ही नहीं थे। इस अध्याय में आपने पढ़ा कैसे कोई अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग कर सकता है। मजबूत इच्छा शक्ति से आप वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप सोचते हैं। यह सब संभव है उस मस्तिष्क रसायन से जो प्रकृति आपको मजबूत इच्छा शक्ति होने पर खोलता है। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। वह सब कुछ आप पा सकते हैं जो आप सोचते हैं।